अरे माँ जी, आपको पता है कह रहे थे कि देवी जी कि चली जाइए यहाँ से भाभी, यहाँ पर मेरी इज्जत है, 4 लोग मुझे झुककर सलाम करते हैं। अब बताओ माँ जी, हम लोगों की वजह से उनकी इज्जत कम होती है। अरे अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा और जाकर वहाँ अपना दूसरा घर परिवार बसा लिए। हम लोगों की वजह से उनकी इज्जत में बट्टा लग रहा था। माँ जी, ये तो छोटी ने मुझे रोक लिया, वरना तो मैं पुलिस थाने जाती, सीधा उन्हें अरेस्ट करवा कर ना जेल भिजवाती, नौकरी वोकरी सब जब्त हो जाती। जिस नौकरी पर इतना घमंड किया, एक साथ 2-2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे ये हमारे घर के संस्कार थे क्या? माँ जी, मुझे इतना गुस्सा आ रही है ना देवर जी के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती। भाभी, अब इन सब बातों का क्या फायदा? वो जब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो मैं क्या पुलिस में जाऊं, क्या थाना दरोगा करूं? कोई उन्हें जबरदस्ती तो अपने पास ले नहीं गया है ना, वो तो जानबूझकर मुझे छोड़कर गए हैं ना भाभी, मैं क्या ही कर सकती हूँ। अरे फायदा कैसे नहीं है, उसने गलती की थी और गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए। गलती क्या, उसने गुनाह किया है, तुम्हें पता भी है। मैंने और तुम्हारे बड़े भैया ने कितनी मेहनत मजदूरी करके उसे इस काबिल बनाया था। माँ जी का कितना आशीर्वाद था, कितनी मेहनत थी उनकी उसे इस काबिल बनाने में, और जब आज वो काबिल बन गया तो अपने घर परिवार को लात मार दिया उसने। ऐसा कैसे कर सकता है वो? हमें लगा था कि हमारे घर का बच्चा है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो 4 लोगों में हमारा नाम होगा, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। हमने कभी उसके ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, हमने उसे इस काबिल बनाया और आज वो हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे ही घर परिवार को लात मार रहा है। तो बड़ी बहू, वो यहाँ आएगा भी या नहीं, या हमें ही वहाँ चलना पड़ेगा? बताओ तो अम्मा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटा ऐसा करेगा। अरे मेरे बेटे जैसा था वो, कितने अच्छे संस्कार दिए थे हमने उससे, कितने धूमधाम से उसकी शादी कराई थी मालती के साथ, और आज वो ऐसा कर रहा है। अरे अगर उसे मालती से शादी नहीं करनी थी, मालती उसे पसंद नहीं थी, तब उसने ये शादी ही क्यों बर्बाद की एक बच्ची की जिंदगी, और साथ में उसकी एक मासूम बच्ची की भी। इन दोनों का क्या कसूर है इन सब बातों में? आने दो उसे, मैं उससे अच्छे से बात करता हूँ। कुछ नहीं, शहर की हवा लग गई उसको, शहर की हवा। अरे मुझे तो लगा था कि मेरा संस्कारी बेटा है और अपने संस्कारों का दम भरती थी मैं, मुझे नहीं पता था कि इतना नालायक निकलेगा वो। माँ प्रणाम, भाभी प्रणाम, भैया प्रणाम। रहने तो प्रणाम विणाम करने को, तुम्हारा प्रणाम गया तेल लेने। मैं कोई तुम्हारी भाभी वाभी नहीं हूँ। जो कर्म कांड किया है तुमने, वो संस्कार मेरे घर के नहीं है। मैंने नहीं सिखाया था तुम्हें ऐसा, और मैंने जिस बच्चे को शहर भेजा था ना, वो तुम नहीं हो। मैंने जिसे शहर भेजा था वो अपने घर परिवार से, अपने भैया भाभी से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से, अपने परिवार से प्यार करता था वो इंसान। तो जैसा नहीं था, स्वार्थी 1 नंबर का। ये सब क्या है छोटे? मैंने तो सोचा था कि तुम वहां शहर में अपना नाम करने गए हो, अपने गांव समाज का नाम करने गए हो, और ये किया तुमने। अरे तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है, ये बात भी भूल गए तुम। अरे तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी भाभी वहां पर पहुंच गई, वरना तुम 1.5 साल से ऐसे ही छिपाकर हम लोगों से अपना दूसरा परिवार बना रहे हो। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अरे इसके साथ साथ में तुमने दूसरी उस औरत की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, 2-2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये संस्कार तो नहीं थे हमारे घर के। अरे अब कुछ फूटेगा भी, या मुंह में दही जमा कर बैठा है? हाँ, यहाँ किस लिए आया है अगर ऐसे शांति खड़ा रहना है? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, ये मेरे घर के संस्कार थे कि एक पत्नी के होते हुए बाहर जाकर दूसरी शादी कर लो। हाँ, दूसरी पत्नी भी ले आओ। अरे तेरी एक बेटी थी, ये बात भी भूल गया तू, और वहाँ वो औरत, वो भी गर्भवती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने क्या किया? ये एक साथ 2-2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे शर्म नहीं आई? बेवकूफ, दुष्ट। भैया, भाभी, माँ, मैं क्या करूं? इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। शुरू से मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, मेरा भी सपना था कि मेरी एक अच्छी शहर वाली पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी हो। पर भाभी एक दिन अपने गांव जाती हैं और अचानक से उन्हें ये पसंद आ जाती है, और उन्होंने आकर तुरंत मेरी शादी तय करवा दी, और मैं भी कुछ बोल नहीं पाया। भाभी मेरे लिए मेरी माँ समान थी, इसलिए उनके सम्मान की वजह से मैं भी कुछ बोल नहीं पाया। पर यह सच बात थी कि मैंने दिल से कभी भी मालती को प्यार नहीं किया है, और ना ही तो मैं मालती से शादी ही करना चाहता था। लेकिन भाभी की पसंद थी वो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं क्या करता? पर जब मैं शहर में मेरी नौकरी लगी, शहर में मेरी सरकारी नौकरी लगी, तो वहाँ पे मुझे रूपाली मिली, और रूपाली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की मैं पसंद करता था। तो मैं क्या करता? मैं रूपाली पर दिल हार बैठा और मैंने उससे शादी कर ली। मैं क्या करता माँ? मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था। मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने मालती को कभी अपनी पत्नी दिल से माना ही नहीं, और ना ही तो मैं इससे प्यार ही करता हूँ।
दुष्ट कहीं के, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? हाँ, अरे तुम कोई दूध पीते छोटे से बच्चे थे जो तुम्हें मैं मंडप में पकड़कर ले गई बिठा दी। मेरे सम्मान में अगर तुमने मालती से शादी कर ली थी तो मेरे सम्मान में उसके साथ रिश्ता नहीं निभा पाए? हाँ, फिर कैसे कैसे रूपाली तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई? कैसे तुम्हें नहीं लगा कि रूपाली तुम्हारे लिए एक दूसरी औरत है और मालती तुम्हारी पत्नी है? मेरे सम्मान में तुमने मालती से शादी की थी, हाँ, और मेरे सम्मान में तुमने मालती को छोड़कर रूपाली से शादी कर ली। वो किसका सम्मान था? हाँ, अगर अपने ही दिल की सुननी थी तो तुमने मालती से शादी क्यों की? क्यों जिंदगी बर्बाद की उसकी? हाँ, उसे अपनी पत्नी बनाया, एक बेटी की माँ बना दिया और आज कह रहे हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते, कभी अपनी पत्नी नहीं मानते थे। अरे एक छोटे से बच्चे थे क्या तुम कि तुम्हारे सर पर किसी ने बंदूक रखी और तुम्हारी शादी करवा दी और ये बेटी भी पैदा करवा दी? हाँ, बताओ तुम किसे किसे पढ़ा रहे हो तुम? हाँ, एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने के बाद आज कह रहे हो कि मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। दुष्ट कहीं के, उसके त्याग, उसके समर्पण का ये सिला दिया है तुमने। भाभी, आप चाहे कुछ भी कहो, पर मैं क्या करूं? मैं जो कह रहा हूं ना, एकदम सच कह रहा हूं। मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की थी। मन से मैंने मालती को कभी अपनी पत्नी नहीं माना। आप चाहे मुझे जितना भी मार लीजिए, पर ये सच्चाई बदल नहीं जानती कि मैं मालती से प्यार नहीं करता। चलो, अब जो हो गया ना, बस बहुत हो गया। तुम्हें उस रूपाली को सारी सच्चाई बतानी होगी और उसे छोड़ना होगा। तुम्हारी पहली पत्नी मालती है और मालती ही तुम्हारी पत्नी रहेगी। तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है, भूलो मत इस बात को। यही तुम्हारा घर परिवार है, समझे? तुम बहक गए थे और अब तुम्हें सही रास्ते पर लौट कर आना होगा। तुम्हें रूपाली को छोड़ना होगा, मालती को नहीं छोड़ सकते तुम। मालती तुम्हारी पहली पत्नी है और उसका हक अधिकार है। उसे हमने तुम्हारी बीवी के रूप में चुना है। ऐसे ही जाकर तुम बाहर शादी कर लोगे तो क्या उसे हम इस घर की बहू मान लेंगे? रूपाली इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, समझा? तू इस घर की बहू मालती थी और मालती ही रहेगी, समझा? मैं ऐसे ही किसी के घर की बेटी लाकर उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगी, वो भी तुझ जैसे नालायक बेटे के चक्कर में। तो खुद रूपाली को सारी सच्चाई बताएगा या मैं बताऊं? नहीं माँ, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। रूपाली वैसे भी दिल की बहुत कमजोर है और इस समय उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे ज्यादा टेंशन दी जाए। डॉक्टर ने उसे टेंशन देने को मना किया हुआ है। मैं उसे बस ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, भाभी, भैया, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। रूपाली मेरा प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ हो गया ना, या हमारे बच्चे को, तो मैं जिंदगी भर जी नहीं पाऊंगा। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज आप लोग रूपाली को कुछ मत बताइएगा। ये शादी मेरी थी और ये गलती भी मेरी ही है। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ, पर ये सच है कि मैं मालती को नहीं चुन सकता। अगर मुझे मालती और रूपाली में से एक का ही चुनाव करना है तो मैं रूपाली को चुनूंगा। रूपाली ही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। रूपाली ही वो लड़की है जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था हमेशा से। मालती से शादी मेरी एक मजबूरी थी, पर रूपाली मेरा प्यार है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वाह इंसान, वाह! एक लड़की अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई है। अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? हाँ, अभी भी तुम्हें उस रूपाली की पड़ी हुई है। अरे तुमने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की है और मालती की भी। और तुम हमें कह रहे हो कि हम रूपाली को कुछ न बताएं, सारी सच्चाई न बताएं। जैसे तुमने उसे धोखा दिया ऐसे ही हम भी उसे धोखा दें? नहीं, उसे सारी सच्चाई का पता चलना ही चाहिए। इसके बाद फैसला उसका होना चाहिए कि वो तुम्हें चुनती है या नहीं। तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ वो रहना भी चाहती है या नहीं, समझे तुम? हम क्यों कुछ छिपाएं? गलती तुम्हारी और पर्दा हम डालें उस पर? एक रास्ता है मेरे पास। आप लोग प्लीज रूपाली को कुछ मत बताइए। जैसे जो चल रहा है ना, वो वैसे ही चलता रहेगा। यही सोचा था मैंने भी। मैं हफ्ते 6 महीने में एक आध बार मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आ जाया करूंगा। और मालती और उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं मालती और उसकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। पर मेरा परिवार रूपाली है और मुझे वापस अपने परिवार में ही जाना है। साल 6 महीने में एक आध बार यहाँ भी आ जाया करूंगा। पर रूपाली के साथ मेरा घर परिवार है। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं जबरदस्ती करके मालती के साथ नहीं रह सकता। बस बहुत हो गया। भाभी, भैया, माँ जी, अब आप लोग इन पर दबाव नहीं बनाएंगे मेरे साथ रहने के लिए। इन्हें मैं पसंद नहीं हूं ना, मुझे भी अब इनके साथ नहीं रहना है। मैं ऐसे इंसान के साथ अपना झूठा रिश्ता क्यों बनाऊं जिसे इस रिश्ते पर विश्वास ही नहीं है। जब इन्होंने अभी अपने मुंह से कह दिया कि मैं और मेरी बेटी, ये आज से सिर्फ मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठा लूंगी। मैंने लोगों को देखा है, मेरी तो एक बच्ची ही है। लोग अपने 2-2, 4-4 बच्चे पाल डालते हैं, तो मेरी तो सिर्फ एक बेटी है। अपनी बेटी का सहारा मैं खुद बनूंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, एक शादी के 3 साल बाद आकर वो मुझसे कह रहा है कि उसकी शादी एक गलती थी, मैं उसे उस रिश्ते में क्यों बांधूं? क्यों उसे मैं अपने साथ रखूं? ये आजादी से जीना चाहते हैं ना, मैं इन्हें आजाद करती हूँ। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी,
तुम्हें मेरी और मेरी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए हूँ, मेहनत मजदूरी करके पाल लूँगी, पर तुम्हारे आगे हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। जिस इंसान ने मुझे कह दिया कि मेरे और मेरी बेटी, तुम्हारे मुंह से ये ना निकला कि ये तुम्हारी भी बेटी है। जब तुम इसे अपना नहीं मानते, मुझे अपना नहीं मानते, तो मुझे तुम्हें अपने साथ बांध कर रखना ही नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूंगी। मेरी बेटी और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं है। हम लोग अपना कर खा लेंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल लूंगी, पर तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है हमें। माफ करना मालती, पर सच्चाई यही है। मैं अपनी जिंदगी में एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट और शहर की लड़की चाहता था। तुम जैसी गंवार और गांव की रहने वाली देहातन लड़की मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तुमसे मेरी शादी बस एक मजबूरी थी। अच्छा हुआ कि तुमने सही फैसला लिया। माँ, मैं यहाँ आता जाता रहूँगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं मालती और उसकी मतलब कि हमारी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। पर माँ, मैं मालती के साथ नहीं रह सकता। पत्नी के तौर पर मेरे लिए सिर्फ रूपाली ही है। रुक जा, बहुत खुशी खुशी जा रहा है ना अपनी बीवी के पास, अपने होने वाले बच्चे के पास। तो मेरी भी एक बात सुनता जा। जिस तरीके से तू अपनी बीवी, अपनी बेटी को लात मार कर जा रहा है ना, ऐसे ही तूने आज अपनी माँ को भी छोड़ दिया है। ये समझ लेना, जो इंसान मेरी बहू, मेरी पोती का नहीं हो सका, वो मेरा भी नहीं होगा। ये मेरे घर के संस्कार नहीं थे कि मेरे घर के बेटे अपनी बीवियों को छोड़कर बाहर जाकर मुंह मारे। और तूने ऐसी हरकत की है कि मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तूने ना मुझे पाप का भागीदार बना दिया है, पर मैं तेरे इस पाप में और भागीदार नहीं बनूंगी। एक गरीब घर की बेटी को लाकर तूने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आज तू यहाँ इस घर से कदम निकाल कर जा रहा है ना, समझ लेना आज मालती के साथ साथ ना तेरी माँ भी तेरे लिए मर गई। अब यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तुझे साल 6 महीने में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। बताया होगा ना तूने रूपाली को कि तू अनाथ है, तभी तो उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। तो बोल देना उसे कि तू अनाथ ही है, और वाकई में आज से तू अनाथ ही है। कोई नहीं है तेरे, ना तेरे माँ है, ना तेरे भाई है, और ना तो तेरी भाभी है। समझा? जा रह अपने परिवार में और सुखी रह, पर मुझसे और मेरे इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं है। आज के बाद इस गांव में अगर तू आया भी ना, तो यही समझ कर आना कि इस गांव में तुझे सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। जो कुछ भी मेरा है और जो कुछ भी मेरे बेटे का था, वो सब कुछ मैं अपनी बहू और अपनी पोती को दूंगी। समझा तू? अब चला जाए यहाँ से। मुझे उन माओं में से मत समझना जो अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालती हैं। मेरे लिए किसी की भी गलती हो, उसका फैसला हमेशा हमेशा मैं ही करूंगी, और मैं हमेशा वही करूंगी जो सही होगा। मुझे अपने पराये का भेद नहीं है। तू मेरा अपना बेटा है, अपना खून है, तो मेरी बहू मालती भी मेरी अपनी है, मेरी पोती भी पिंकी भी मेरी अपनी है। सब मेरे अपने हैं। मैं किसी एक के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकती। जा, अब चला जा यहाँ से, और समझ लेना आज के बाद से तेरा परिवार खत्म है तेरे लिए। मैं तुझे दुआ दूंगी कि तू सुखी रहे, पर एक बात समझ ले, किसी की आंखों में आंसू देकर, किसी की जिंदगी में दुख देकर कोई इंसान आज तक सुखी नहीं रहा है। और भगवान न करे, जब भगवान अपने दंड देने पर आए ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तू झेल भी ना पाए। छोटी बहू, तुम्हें चिंता कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे हमारे लिए हमारा बंटी है ना, वैसे ही हमारे लिए पिंकी भी है, और तुम भी हो। ठीक है? तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो ना, तुम हमें बताओगी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे कंधों में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपनी पत्नी का, अपने घर के बच्चों का और अपनी माँ का बोझ उठा सकूं। भले ही सरकारी नौकरी ना हो ना सही, जिंदगी भर इन्हीं हाथों से, इन्हीं पाँव से खेती की है, और आगे भी खेती किसानी करके ना अपने पूरे परिवार का पेट पाल लूंगा। एक को सरकारी नौकरी दिला दी तो क्या मैं और बच्चों को नहीं पाल सकता अपने? अरे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाऊं, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी ना अपने आखिरी सांस तक निभाऊंगा। अरे बंटी के पापा, अगर एक बार आप लोग मुझे मौका दे दो ना, यही मेरा साथ देने को तैयार नहीं है छोटी, वरना तो ना मैं देवर जी को ना सीधा जेल करा दूं। जिस नौकरी पर बड़ा घमंड है ना शहर की लड़की, उसी नौकरी के बेसिस पर तो मिली है इन्हें, वही नौकरी छीन जाएगी इनसे। एक साथ 2 बीवियों को रखना ना कानून की नजर में जुर्म है, जुर्म। एक बार मैंने ये साबित कर दिया ना, सीधा जेल में चक्की पीसेंगे, नौकरी जाएगी सो अलग, और भंडा फोड़ हो जाएगा। सारे समाज में जो नाकुची किए फिरते हैं, ये सब कुछ ना मेरी घर की छोटी छोटी बहू की वजह से है। अरे एक बार मैं कह रही हूँ, अभी भी सोच विचार लो। एक बार तुम कह दो ना, तो ईंट से ईंट बजा दूंगी। इनको अपने घुटनों पर ना ला दिया ना, तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। मैं तुमसे क्या ही कहूँ मालती बहू, बस हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी, मुझे कोई केस नहीं करना, और ना ही तो मुझे कोई केस लड़ना ही है। जब उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ इतना बड़ा समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे देहातन, गंवारन, न जाने क्या क्या ही कहा। जब मैं हूँ ऐसी, तो मुझे संतोष है। मैं अपनी बेटी के लिए कम से कम उसकी माँ तो हूँ। मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण कर लूँगी। मुझे नहीं ज़रूरत है उनकी। मैं अपनी और अपनी बच्ची के सम्मान के लिए इतना कर ही सकती हूँ। नहीं चाहिए मुझे उनसे कुछ भी। जब उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ और मेरी बेटी सिर्फ मेरी बेटी है, तो मैं अपनी बच्ची को पाल पोस लूँगी। नहीं चाहिए मुझे उनका सहारा। अब मैं क्या ही कहूँ,
जब तुम ही मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो। पर बस इतना कहूंगी कि जो रास्ता चुना है तुमने ना, वो बहुत ही कठिन है। हाँ, बहुत बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी तुम्हें। अपने आत्मसम्मान के लिए तुमने आवाज़ तो उठाई है, पर अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा देती। जिस सरकारी नौकरी पर बड़ा घमंड है ना, वो नौकरी तो छिन ही जाती उनसे, धूल में मिला देती मैं देवर जी को। हाँ, तुम्हारी जगह मैं होती तो। अब लेकिन तुम इतनी सीधी सादी भोली भाली हो ना, इसीलिए तो उनकी हिम्मत पड़ गई तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की। हाँ, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना। बस एक ही बात का अफसोस होता है, मेरी पिंकी जब अपने पापा के बारे में पूछेगी, मैं उससे क्या कहूँगी? क्या कहूँगी कि उसके पापा तो उसे अपनी बेटी तक नहीं कहते कि वो उनकी बेटी है। एक बार भी उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। यहाँ तक आए थे, मेरी गोद में लेटकर सो रही थी, पर कुछ नहीं बोला, न तो अपनी बेटी की ओर देखा ही। मैं अपनी बेटी को क्या कहूँगी कि उसके पापा उससे प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी माँ गंवार थी, देहात की थी, बस इस वजह से। शांत हो जाओ मालती, शांत हो जाओ। री मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। पहली बार अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर बहुत ही अच्छा लगा होगा ना आपको? बहुत ही खुशी महसूस हुई होगी ना? मैं जानती हूँ, मैं भी अगर इसे गोद में ले पाती ना, तो मुझे भी ऐसी ही खुशी होती। पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में लेने से बढ़कर खुशी इस दुनिया में दूसरी कोई और हो ही नहीं सकती, है ना? हाँ, सच में पहली बार अपनी बेटी को अपनी गोद में लेने से बड़ी खुशी दूसरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। सच में, वाकई में। मैं सोच रही थी इसका नाम पिंकी रख दूं क्या? वो जो नर्स थी ना, वो बोल रही थी कि ये बहुत गुलाबी गुलाबी सी है। आपकी बेटी। नहीं, वो माफ करना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया ना, इसीलिए इस तरह से जल्दी से ज्यादा तेज आवाज मुंह से निकल गई। मैं कह रहा था कि नहीं, पिंकी नाम बहुत ओल्ड फैशन, बहुत रूरल टाइप का लगता है, ग्रामीण इलाकों का लगता है। नहीं, मैं अपनी बच्ची का नाम पिंकी नहीं रखूंगा, हरगिज नहीं। ओके बाबा, इट्स ओके। तुम थोड़ा शांत रहो। वैसे भी मेरा ब्लड प्रेशर काफी गिरा हुआ है और मुझे तेज आवाज से ना बहुत बहुत डर लगने लगता है। प्लीज समझने की कोशिश करो, आइंदा से कभी ऐसा रिएक्शन मत देना। नहीं रखूंगी पिंकी नाम, तुम जो नाम रखोगे वही होगा हमारी बच्ची का नाम। वैसे भी तुम्हारे बिना किसी सहमति के मैं अपनी बच्ची का नाम पिंकी थोड़ी ना रख देती। कोई भी नाम हो, हम दोनों की आपसी सहमति से सूझबूझ से रखा जाएगा। तुम तो इतना गुस्सा हो गए, जैसे लगा कि न जाने ही मैंने क्या बोल दिया हो। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया, पर कोई बात नहीं। क्या है ना कि मैं ग्रामीण इलाकों के बारे में अच्छे से जानता हूँ, और ना जाने कैसे ऐसा लगता है कि जैसे गांव की कोई भी बात होती है ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। बस यही समझ लो कि मुझे गांव से एलर्जी है। मैं अपनी बेटी का नाम सपना रखूंगा, मेरा और तुम्हारा सपना। हमारा सपना है हमारी बच्ची। हमारी जिंदगी का सपना है, इसने हमारे सपनों को पूरा किया है। मैं अपनी बेटी का नाम सपना रखूंगा। 7 साल बाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अरे वाह छोटी, तू भी पढ़ाई करने लगी। अच्छा ही है। बिटिया के साथ साथ ना तू भी पढ़ाई कर ले। मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना वाना बना लेती हूँ। तेरा मन अगर पढ़ाई करने में लग रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं भाभी, वो तो इसी की किताब थी। किताबें पढ़ने का तो मेरा भी बहुत मन करता था, पर आप तो जानती ही हैं, जिंदगी ने मुझे पढ़ाई का मौका ही नहीं दिया। 8वीं पास ही रह गई मैं, 8वीं से आगे नहीं बढ़ पाई। मेरी सौतेली माँ ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। वो तो अब इसकी किताबें देखती हूँ तो थोड़ा बहुत झांक लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने देश के बारे में, दूसरे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। सोचती हूँ कि चलो कम से कम इतना ही अच्छा हुआ कि 8वीं तक की पढ़ाई कर ली, कम से कम शब्द जोड़कर पढ़ना तो आता है। वरना कौन पढ़ के सुनाता मुझको। मेरे पति ने तो मुझे पहले ही देहातन गवारन बता ही दिया था, अगर मुझे सब जोड़कर पढ़ना भी ना आता तो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही होता। अरे छोटी, कोई चाहे कुछ भी कहे,
तेरे अंदर जो क्षमता है वो कोई कुछ कहकर थोड़ी ना खत्म कर सकता है। अगर तेरा भी पढ़ने का दिल कर रहा है ना तो तू भी पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर देती। मैंने तो सुना है जिसका जब दिल करे वो तब पढ़ाई कर सकता है, फिर तू पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती। मैं वो जो सरकारी टीचर है ना उनसे बात करूंगी, मैं तेरी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करवा देती हूँ। अच्छा ही है ना, पढ़ाई कर ले। अब जिंदगी में ना इंसान को जो अच्छा लगे वो उसे हासिल कर लेना चाहिए। इतने मुश्किल से तो इंसान का जन्म मिलता है, अपनी खुशियों को हासिल कर लेना चाहिए। और वैसे भी अब तेरे पास कोई मजबूरी नहीं है। पहले तेरी सौतेली माँ तेरी मजबूरी थी, फिर बच्ची की जिम्मेदारी। अब बच्ची अपना पढ़ाई लिखाई कर रही है, खुद भी वो खुद को संभाल सकती है, तू भी अपने आप को संभाल ले, है कि नहीं। नहीं भाभी, अब मैं पढ़ाई करने बैठूंगी तो मैं काम कैसे करूंगी। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मुझे अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करना है, इसे जिंदगी में आगे बढ़ाना है। जो दुख मैंने अपनी जिंदगी में झेला ना, वो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी मिले। अपनी बच्ची के लिए उसका माँ और उसकी बाप दोनों मैं ही हूँ। मुझे बस अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब जिंदगी से। मेरी जिंदगी का यही एक सपना है और यही एक मकसद है, मेरी बच्ची। मम्मी, अब ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी, सब लोग कहते हैं मेरे पापा कभी घर नहीं आते, वो हमने छोड़कर चले गए हैं। मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं और वो क्यों नहीं आते? बिटिया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। तुम अपनी माँ पर भरोसा करती हो ना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी माँ कभी तुमसे कुछ गलत नहीं कहेगी और ना ही तुमसे कुछ छिपाएगी। बेटा, मैं अगर तुम्हें अभी नहीं बता रही हूँ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं और वो क्यों हमसे मिलने नहीं आते, तो बस इतना समझ लो कि अभी ये बताना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, तुम बस दिल लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मत सुनो कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। हमें कभी लोगों की बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम बस अपने मकसद पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं तो हूँ तुम्हारे साथ ना। तुम्हारे पापा तुमसे मिलने नहीं आते, यहाँ नहीं आते, तो बस ये समझ लो कि उनकी कोई मजबूरी है। और वो क्या मजबूरी है ना, ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, पर उसके लिए ना तुम्हें पढ़ लिख कर पहले बड़ा होना होगा। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ समझा सकूं। अगर तुम अपनी माँ पर भरोसा करती हो ना, तो आइंदा से कभी मुझसे ये सवाल मत पूछना। ठीक है मम्मी, आप रो नहीं, मैं नहीं पूछूंगी दोबारा। आइंदा से मैं कभी पापा के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। मेरी मम्मी ही मेरे लिए मेरा पापा भी है और मेरी मम्मी भी है। मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी मम्मी। आप बस रो मत, आप दुखी मत हो, आप मेरी वजह से रोई ना। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं कुछ करूंगी मम्मी। आई एम सो सॉरी। मेरे लिए आप मेरी पूरी दुनिया हो मम्मी। मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, जब आपको सही लगेगा, तब आप मुझे सब कुछ बता देना। और अगर आप नहीं भी बताओगी ना, तब भी मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। मम्मी, बस आप हमेशा खुश रहो, मेरे साथ रहो। और वैसे भी जब मैं और आप एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी दादी हैं, मेरी ताई जी हैं, मेरे बड़े पापा हैं, और आप हो मेरी माँ, और मैं हूँ, बंटी भैया है। बस इतना बड़ा परिवार तो है हमारा। जो नहीं है उसके बारे में मैं आइंदा से आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी मम्मी, कोई सवाल नहीं। हे बिटिया पिंकी, वो देखो बंटी भैया ना बॉल लेकर आया है, खेलने का समय हो गया है ना। जाओ जाओ, जाकर खेल लो, पढ़ाई तो होती रहेगी। फिर से पढ़ाई कर लेना मम्मी के साथ, ठीक है। जाओ बेटा जाओ। ओके ताई जी। छोटी, अच्छा किया जो पिंकी को उसके बाप की असलियत नहीं बताई। ये सब बातें बच्चों के दिमाग पर बहुत गलत असर डालती हैं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर मजबूरी है मेरी। मैं तुम्हारे इस दुख में कोई सहायता नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि देवर जी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तो मैं उनकी शादी कभी तुमसे न कराती। तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी की वजह कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। हो सके तो अपनी जेठानी को माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। भाभी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। और वैसे भी जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं अपने पति के साथ थी, तब मुझे भी कभी नहीं लगा था कि वो मुझे कभी छोड़ेंगे, या मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। मुझे तो यही लगा था कि वो मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, और तभी उन्होंने मुझसे शादी की है। अपनी ज़िंदगी से खुशियों की ही उम्मीद की थी। उम्मीद इंसान कौन सी गलत करता है अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ भी होता है वो बिना उम्मीद के ही होता है। पर भाभी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो मेरा भला ही सोचा था, पर भगवान ही मेरा भला ना कर सके तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है।
पर आप दुखी मत होइए भाभी। मैंने आज पिंकी को उसके पाप की सच्चाई नहीं बताई है, पर उसका अधिकार है जानने का। बेटी है वो उनकी, आज नहीं तो कल मुझे उनकी सच्चाई उसे बतानी ही होगी, और मैं बताऊंगी भी। मैंने जो पिंकी से वादा किया है वो सच्चा वादा है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए और सब कुछ समझने के लायक हो जाए, अपनी बुद्धि से निर्णय लेने लायक हो जाए। जब वो अपनी बुद्धि से सब कुछ समझने लगेगी तब मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। फैसला अंतिम उसका होगा कि वो अपने बाप के लिए कैसी भावनाएं रखती है। मैं नहीं चाहती कि मैं बचपन से उसके दिल में अपने बाप के प्रति नफरत पैदा करूं। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो सारी सच्चाई जानकर सही निर्णय करे। तू बहुत समझदार है। गांव की होते हुए भी तेरे पास जो बुद्धि है ना, वो शहर के पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं है। सिर्फ डिग्री ही तो नहीं है तेरे पास। और देवर जी ने ना तुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है अपनी जिंदगी में। इस गलती के लिए ना वो बहुत पछताएंगे। एक दिन आएगा जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं सच कह रही हूँ, तो जैसे हीरे को ठुकराया है उन्होंने, जिंदगी भर भी रोएंगे ना तब भी कम रहेगा उनके लिए। पर तू देख, तू जो भी कहती है मैं तेरी सारी बातें मान लेती हूँ। तूने कहा कि तू भी घर घर जाकर काम करेगी, अपने बड़े भैया पर बोझ नहीं बनेगी। मैंने तेरी वो बात मानी ना, अब तुझे भी मेरी बात माननी होगी। मैं सरकारी स्कूल के मास्टर से बात करूंगी। मैं तेरी पढ़ाई आगे बढ़वाना चाहती हूँ। तुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। और देख, घर का काम क्या है, हम दोनों देवरानी जिठानी मिलकर करते ही हैं। जैसे तैसे हम संभाल लेंगे। अगर तुझे घर के काम करने के अलावा बाहर काम करने के बाद भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना, तो तू पढ़ाई कर। मेरा मानना है कि एक बार जिंदगी में इंसान को वो हर काम करना चाहिए जिसमें उसे इंटरेस्ट हो। मैंने तेरी आज तक हर बात मानी है, अब तुझे भी मेरी बात माननी होगी। ठीक है भाभी, अगर ऐसा हो सकता है ना, तो मैं भी पढ़ाई करना ही चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जिस पढ़ाई लिखाई के लिए, जिस डिग्री के लिए उन्होंने मुझे ठुकरा दिया ना, मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। पढ़ाई का मन तो मेरा हमेशा से ही था, पर कभी सुख सुविधाएं नहीं मिली मुझे। पर अब मैं मेहनत करना चाहती हूँ। अपनी बच्ची को संभालने के साथ, उसके खर्चे को संभालने के साथ, उसकी पढ़ाई के साथ मैं अपनी पढ़ाई भी जारी करूँगी। मैं मेहनत करूँगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसान को ज़िंदगी में एक बार वो काम ज़रूर करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, और मैं वो काम ज़रूर करूँगी। पापा, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, आज मुझे स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिला, वो भी रेस में। मुझे ना बैडमिंटन में भी फर्स्ट प्राइज मिलेगा। देखना आप, कल मेरी चैंपियनशिप है। आप आएंगे ना, है ना पापा? जरूर आऊंगा बेटा। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी तुम्हें देखकर ऐसे ही खुश होती कि उनकी बेटी कितना आगे तक जा रही है। पर क्या ही कहूँ, नसीब का ही खेल था। भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया, वरना आज वो हमारी खुशी में हमारे साथ होती। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के जितने भी फर्ज है ना, उन्हें मैं निभाऊंगा। मेरी प्यारी बेटी। पापा, आप मम्मा को याद कर रहे हो ना? प्लीज आप दुखी मत हो। आप ही तो कहते हो कि मम्मा आपको दुखी देखकर और दुखी हो जाएंगी ना, तो प्लीज आप दुखी मत हो पापा। पापा, मैं ना बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, पर आप प्रॉमिस करो कि आप दुखी नहीं होगे। ठीक है बेटा, नहीं होऊंगा दुखी मेरी नानी। बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गई हो तुम, एकदम अपनी माँ जैसी। जाओ बेटा जाओ, वरना अपनी बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए तुम लेट हो जाओगी। और मैं नहीं चाहता कि कल के टेस्ट मैच में मेरी बेटी फर्स्ट प्राइज न ला पाए। ओके पापा, गुड बाय। देख रही हो रूपाली, हमारी बेटी सपना, हमारा हर सपना पूरा कर रही है। काश तुम आज हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। हम सब एक परिवार की तरह साथ रह रहे होते। मेरा परिवार ही टूट गया तुम्हारी अनुपस्थिति में। ना जाने किस पाप कर्म का मेरे फल था जो तुम मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। ना जाने कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी ने जकड़ा। काश ये सब कुछ ना हुआ होता और आज तुम हमारे बीच में होती। मैं भी अपने परिवार में खुश रहता, पर क्या ही करूं। ये तो ऐसी सजा है जिसके लिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक पाया जाने से। रूपाली, मैं आज भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अकेलापन क्या होता है ना, ये मुझे अब महसूस होता है जब तुम मुझे छोड़कर इस दुनिया में अकेले और चली गई। मेरी बेटी ना होती ना तो मैं तो मर ही जाता। 15 साल बाद। नहीं, बिल्कुल सही है। नहर के पानी का उपयोग भी खेतों की सिंचाई के लिए किया जाएगा, और जहाँ पर नहरों का पानी नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर
वहाँ पर पंप की व्यवस्था करवाऊंगी मैं। बिल्कुल, ये सब कुछ होगा गांव के विकास के लिए और खेतों के लिए। ये सब कुछ जरूरी है। आखिर खेत खलिहान ही तो हमारे देश की शान है, और इनके लिए तो कुछ भी। वीडियो साहिबा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज तक आपने गांव की हर एक छोटी से छोटी समस्या को सुना और समझा है। ये तो गांव के भाग्य चमक गए। गांव की बहू ही अगर गांव की ग्राम विकास अधिकारी बन जाए तो। मुझे पता ही था, जैसे ही आपसे इस बारे में बात होगी तुरंत ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गांव का प्रधान होने के नाते मेरा ही आपसे बात करने का यही मकसद था। पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज भी इस गांव को अपना ही गांव समझती हैं और इस गांव के विकास के लिए उतना ही तत्पर रहती हैं। इस गांव में बहू बनकर आई थी, सोचा नहीं था कभी इस गांव का इतना विकास करेंगी आप। चलिए फिर प्रधान जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बीडीओ साहिबा ने कहा है वैसे ही सारे काम हो जाएंगे। चलिए हम आपस में मिलकर समझ लेते हैं कहाँ से नहर का पानी खेतों तक पहुंचाना है और कहाँ पर नहीं पहुंच सकता, कहाँ कहाँ पर पंप की व्यवस्था करनी है। ये सब बातों का लेखा जोखा बना लेते हैं तो काम में आसानी हो जाएगी। छोटी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने अपनी कमजोरियों को कभी अपनी मजबूरियाँ नहीं बनने दी। तेरी जिंदगी में कितने सारे दुख आए, पर हर दुख दर्द से तूने खुद को और अपनी बेटी को बचा कर रखा। तुमने बहुत ही अच्छी से अपनी बेटी का भी पालन पोषण किया और खुद के लिए भी इतना कुछ किया। आज तुम गांव की ग्राम विकास अधिकारी बन गई हो और इस गांव के लिए इतना कुछ कर रही हो। मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है, हमारे परिवार के लिए, कि तुम हमारे परिवार से हो और इतना कुछ कर रही हो गाँव के लिए। हम भी तुम्हारी वजह से ही इस गाँव में सम्मान पा रहे हैं। भाभी, मैं आज तक जिंदगी में जो कुछ भी हासिल कर पाई हूँ ना, वो सब अपने परिवार की वजह से। मेरा परिवार ही तो मेरी ताकत बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। जब मैं अपनी सौतेली माँ के घर में थी ना, मैं एक मजबूर और लाचार बेसहारा लड़की थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे सहारा देने वाला मेरा कोई परिवार नहीं था ना। पिताजी को कुछ मुझसे मतलब ही नहीं था। माँ मेरी बचपन में ही चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। अब सौतेली माँ कभी मेरा सहारा क्या बनती। वो तो हमेशा मुझसे दुश्मनी ही रखती थी, मुझसे तो पीछा उठ छुड़ाना, यही उनका मकसद था। तब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब इस घर में आई, आपका साथ मिला, मुझे माँ जी का साथ मिला, बड़े भैया का आशीर्वाद मिला, उनका सहारा मिला, तब जाकर मैंने जो कुछ भी हासिल किया ना, वो किया है अपनी और अपनी बेटी के लिए। वो सब मैं इसलिए कर पाई ना क्योंकि मेरा इतना बड़ा पूरा परिवार मेरे साथ था, आप लोग मेरे साथ थे। छोटी, मैं तेरे लिए और पिंकी के लिए बहुत खुश हूँ। अरे हाँ छोटी, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। पिंकी का फ़ोन आया था जब तू क्या कहते हैं मीटिंग में गई हुई थी, तो मैंने ही उठाया था फ़ोन। तो उसने बताया कि वो आ रही है कल घर वापस। हाँ, वो कह रही थी कि इसने अपना एग्ज़ाम भी दे लिया है और बस छुट्टियाँ बिताने घर में आ रही है। मैं तो बहुत खुश हो गई। कल हमारी पिंकी घर आ रही है। इतने सालों के बाद मैं उसे देखूंगी।